वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं 1 एंड 2, और ये दोनों ही वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 जो है पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है किस प्रकार गति करती है, उसकी गति के कारण क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं और किस तरह से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिटेल में समझेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है अंत तक देखिएगा और फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए। मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर लगता है वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर में जो है ये हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है दो प्रकार से। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये चैप्टर बहुत बेस्ड है कई चैप्टर्स इस पर, तो इस चीज़ को जो आपको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के बारे में किस प्रकार से दिन और रात होता है, क्योंकि ये समझ लेंगे तो आपको और भी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसे कि पृथ्वी, हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक होता है पृथ्वी की घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। अब इसमें हम समझेंगे कि घूर्णन के कारण क्या परिवर्तन होता है और परिक्रमण के कारण क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, हमें ये पता है पृथ्वी कहाँ किस साइड से किस साइड घूमती है। पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तब ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। समझिए, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। और ये किस से किस दिशा में घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व में घूमती है। और इसका समय कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट। ये लिख लीजिए, 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है, और ये अपने ही अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व में। इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। लिख लीजिए, पृथ्वी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का जो है दिन कहा जाता है, और पृथ्वी को ये पृथ्वी की से दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखते हैं परिक्रमण। जो परिक्रमण है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी जब गति करती है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक स्थित कक्ष में गति करती है तो इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। और ये जो पूरा परिक्रमा करने में उसको लगता है 365 डेज 6 आवर। तो जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति करे तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। अब एक चीज और समझिए आप, तो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में जो है ये क्या करती है, परिक्रमा करती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जिस दिन सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो किस दिन होती है, 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। और ये जो है कितना किलोमीटर दूर होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। लिख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होती है, और ये दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। जो वो दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है वो दिन होता है 3 जनवरी। कब होता है, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है, और इसे क्या कहते हैं, अब इनको कहते भी क्या है ये मैंने नहीं बताया। तो जो 4 जुलाई को उपसौर कहते हैं, मतलब उपसौर का मतलब अपहेलियन, और पेरिहेलियन जो है अपसौर। एक होता है उपसौर, ये होता है 4 जुलाई को। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होती है 4 जुलाई को, उसको उपसौर कहते हैं। और 3 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको कहते हैं अपसौर। तो वो होता है 3 जनवरी को। और सबसे कम जो डिस्टेंस होता है वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ये फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको केवल CTET ही नहीं DSSS भी देना है, तो आप इस चीज़ को देखिए। KVS NVS किसी में भी ये GK टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब जिसमें भी GS आती है उन सब में ये पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं,
आगे देख सकते हैं आप, कक्षीय समतल की बात की गई है। अब कक्षीय समतल किसे कहते हैं, अब इस चीज़ को समझ लीजिए। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये कभी भी हमें कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए एक मूल बिंदु मानना होता है। तो पृथ्वी का कक्षीय समतल जो है ये आपका एक काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री जो है, मतलब 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसके झुकने के कारण जो है पृथ्वी के अक्ष और कक्षा तल के जो बीच में मध्य में कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के अक्ष और कक्षा तल के मध्य का कोण कितना है, तो वो है 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इस चीज़ को देख लीजिए, ये तो मैंने आम भाषा में आपको समझा दिया। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि कक्षीय सतह से, देखिए कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब पृथ्वी के अक्ष और कक्षा तल के मध्य की दूरी जो है वो कितनी है, 66.5 डिग्री का कोण है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। जो कक्षा के मध्य, मतलब वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। अब हम समझते हैं प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्त वृत्त एक आम भाषा में समझिए, वह वृत्त या वह रेखा जो उजाले और अंधेरे भाग को जो है विभाजित करती है, जो दिन और रात को विभाजित करती है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब इसको आप जो है डायग्राम के थ्रू समझिए। ये देखिए कि ये हम मान लीजिए हमारा जो है क्या है, अर्थ है, और ये जो है हमें पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो रेखा इसे विभाजित कर रही है इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। अब सूर्य की जो किरणें, इस यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की किरण एक तरफ पड़ रही है और एक तरफ नहीं पड़ रही है। तो जिस तरफ पड़ रही है वो भाग उजाला है और जिस तरफ नहीं पड़ रही है वो भाग अंधेरा है। तो जो भाग डिवाइड कर रहा है वह रेखा जो जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, और इसी को जो है प्रकाश वृत्त भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ समझिए, इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगी कि दिन और रात की अवधि में कैसे परिवर्तन होता है। आप ये देख सकते हैं कि जो प्रदीप्त वृत्त है वो विषुवत रेखा को बराबर भागों में काट रहा है। मतलब कि विषुवत रेखा पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। तो जब हम विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जो होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध करते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ जो है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 12 घंटे का दिन, और आगे देखिए यहाँ पे 14 घंटे का दिन, क्योंकि दिन और लंबा हो गया, यहाँ पे और बढ़ गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 घंटे रात होंगी और दिन जो है 14 घंटे होंगे। अब फिर आगे देखेंगे तो ये 20 घंटा हो गया। तो 20 घंटे का दिन और यहाँ पे कितने घंटे की, 4 घंटे की रात होगी। तो हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा है और रात की अवधि जो है कम है। मतलब सूरज की किरणें जिस भी अक्ष की ओर पड़ेंगी, जिस भी ध्रुव की ओर पड़ेंगी, वहाँ पे जो दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। तो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, और उत्तरी ध्रुव पर जो है 24 घंटा दिन रहता है। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध जो है यहाँ पे हमेशा 24 घंटा दिन रहता है, और उत्तरी ध्रुव पे लंबा दिन होता है और रात जो है एकदम छोटी हो जाती है। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी का पूरा उल्टा जो दक्षिणी ध्रुव में हम देखेंगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 घंटे का दिन हो गया, और रात जो है कितने घंटे की, 14 घंटे की हो गई। यहाँ पे 20 घंटे की रात हो गई और 14 घंटे का 10 घंटे का दिन हो गया। और दक्षिणी ध्रुव पर जो है 24 घंटे पूरा क्या रहेगा, 24 घंटे तक यहाँ पे रात होगी, और 24 घंटे रात होगी क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है नहीं पहुँच रही हैं। तो सूर्य की किरण जिस भी ध्रुव पे पहुँचेगी वहाँ पे जो है 24 घंटे का दिन हो जाता है, और जिस ध्रुव पे नहीं पहुँचती है वो जो है वहाँ पे 24 घंटे रात रहती है। अब आगे समझते हैं, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है।
पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती है तो इसके कारण क्या होगा, तो क्या हम देखेंगे कि सूर्य के तरफ वाले भाग में जो है हमेशा दिन होगा और सूर्य के दूसरे भाग में जो है हमेशा गर्मी पड़ेगी। जिसके कारण क्या होगा, उस भाग में गर्मी जो है लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, तो वहाँ पे ठंडी बहुत अधिक पड़ेगी। इस तरह से जो है इस अवस्था में जो है जीवन संभव नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिससे कि दिन और रात का जो है बैलेंस बना रहे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, मतलब कि परिक्रमण, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी इसको पूरा समय मतलब घूमने में जो चक्कर लगाती है 365 डेज और 6 आवर का समय लेती है। लेकिन सुविधा के लिए हम 365 डेज को ही काउंट करते हैं और 6 आवर जो है इसको 4 साल बाद ये 24 घंटे 6 आवर करके ये 24 घंटे हो जाता है। और ये 24 घंटे को जो है फरवरी के माह में हम जोड़ देते हैं। इसलिए फरवरी के माह में जो है वैसे तो पूरे साल जो है 365 डेज ही लेते हैं, लेकिन जिस माह में इस दिन को जोड़ा जाता है उस साल जो है 366 डेज हो जाता है, जिसके कारण उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और इसे किस माह में जोड़ते हैं, फरवरी के माह में। वो आपको यहाँ पे बताया गया है वही चीज़, और ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखिए, इस वृत्त इसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अब ये देखिए, ये हमारी किस तरह से वसंत ऋतु होता है, ग्रीष्म आयन किसे कहते हैं, शीत आयन किसे कहते हैं, और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या स्थिति पैदा होती है, ये सब हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सूर्य की जो किरणें, यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो इसके कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ने का मतलब है कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। इसका अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तरी ध्रुव पे पड़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव पे पड़ रही है। इसका अर्थ है कि जो उत्तरी तरफ है मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है लंबे होंगे, गर्म दिन होगा और रातें जो है छोटी हो जाएंगी। वहीं हम देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती हैं तो इस समय जो है दक्षिणी ध्रुव में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले इस स्थिति को समझिए कि सूर्य की किरणें जब उत्तरी ध्रुव पे पड़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव पे पड़ने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन लंबे, रातें छोटी होती हैं। और ये भी एक चीज़ देख सकते हैं कि 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर जो है सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण 21 जून को क्या होता है, इस तारीख को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और यह दिन जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा और लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्म दिन होता है। और इसे जो है क्या कहते हैं, उत्तरायण और या ग्रीष्म आयन कहा जाता है। और वहीं पर उसी का उल्टा जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे जो दिन छोटे और रात जो है लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन लंबे हो जा रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में जो है सूर्य की किरणें सीधे जो है मकर रेखा पर डालती हैं, किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और गर्म दिन होता है और इसे जो है क्या कहा जाता है, शीत आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत आयन। तो इसे शीत आयन कहा जाता है। अब मकर रेखा पे पड़ रही है किरणें, तो इसलिए इसे शीत आयन कहा जाता है, क्योंकि फिर उत्तरी गोलार्ध में जो है पूरा रोशनी पहुंच ही नहीं रही है, सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं रही है, तो इसलिए जो है इसे शीत आयन कहा गया है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहाँ पे जो क्या होगा, गर्मी का महीना होगा, क्योंकि किरणें जो है मकर रेखा पे पड़ रही हैं। अब जो हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन जो है सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। इस दिन जो सूर्य की किरणें जो है सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पे दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि दिन और रात की स्थिति कब बराबर होती है, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स मतलब विषुव कहा जाता है। तो इस दिन जो है सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है मतलब 21 मार्च से 23 सितंबर की अगर बात करें, तो 21 मार्च से 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है
उत्तरी ध्रुव पर पड़ रहे हैं। तो इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। वही स्थिति अगर 23 सितंबर से हम जाते हैं, 23 सितंबर से 21 मार्च, तो 23 सितंबर से जाते जाते देख रहे हैं कि 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें कहाँ पर पहुँच रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे पड़ रही हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसलिए इस समय क्या स्थिति पैदा होती है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जो है रातें छोटी और दिन रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और विषुवत रेखा पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन और रात बराबर वाली स्थिति को विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो सूर्य की किरणें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, मतलब किसी भी ध्रुव की तरफ नहीं पड़ रही हैं, तो ये जो है उत्तरी ध्रुव को इस समय क्या कहा जाता है, वसंत ऋतु। 21 मार्च को जो है उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु होता है, और दक्षिणी ध्रुव में मतलब दक्षिण की तरफ शरद ऋतु होती है। और अगर वही 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे जो है सूर्य की किरण मतलब विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही है, जिसके कारण जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे शरद ऋतु हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव में जो है वसंत ऋतु हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पूरा जो है यहाँ पे आपको डिटेल इसका बताया गया है, और इसी के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन होता है। इसी चक्कर के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है कि पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। एक वर्ष में गर्मी भी आप देख रहे हैं, उसमें गर्मी मतलब ग्रीष्म आयन किसे कहते हैं, शीत आयन किसे कहते हैं, सर्दी, वसंत क्या होता है, शरद क्या होता है, इनको जो है बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है, ये ऋतु में परिवर्तन। और दिन में दैनिक गति में परिवर्तन जो है घूर्णन के कारण होता है। ये दो चीज़ें जो है इसमें क्लियर की गई हैं, होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपको डिटेल पढ़नी है ये यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ है। वैसे मैं एक नॉर्मल भाषा में आपको समझा चुकी हूँ। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।